बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ड्रैगन पर 104% टैरिफ लगाया है। चीन पर नया बढ़ा हुआ टैरिफ आज से लागू हो जाएगा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक्शन लिया गया है। अतिरिक्त 50% टैरिफ चीन पर लगाने की चेतावनी दी थी और चीन का भी जो वादा है वो सामने आया है। उनका कहना है कि अमेरिका के इस ब्लैकमेल का मुकाबला करेंगे। अमेरिका ने चीन समेत 180 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को यह तगड़ा जो झटका है वो दिया है। इसका प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को यह बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने ड्रैगन पर 104% टैरिफ लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ये बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि 104% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने चीन समेत 180 देशों पर ये टैरिफ लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को ये बड़ा झटका दिया है। ट्रंप का ये झटका और चीन में तहलका मची हुई है। अमेरिका ने ड्रैगन पर 104% टैरिफ लगाया है। देखिए, चीन पर नया बढ़ा हुआ टैरिफ आज से लागू होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक्शन लिया गया है और इसको लेकर देखिए जो चीन की प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है। तो चीन का वादा है अमेरिका के इस ब्लैकमेल का मुकाबला करेंगे, ये चीन का कहना है। और दीपक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता है हमारे साथ, अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। दीपक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अमेरिका की तरफ से बड़ा जो झटका है वो चीन को दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से की तरफ से कई देशों पे जो टैरिफ का प्लान है वो बढ़ाया गया है, लेकिन वहीं यदि हम चीन का जिक्र करें तो चीन के साथ जो अमेरिका का जो ये टैरिफ वॉर है वो अब शुरू हो चुका है। साथ ही देखा गया था कि किस तरह से 50% की जो बढ़ोतरी की गई थी और वो 104% तक वो बढ़ गई है महंगाई। तो कहीं ना कहीं इससे वैश्विक स्तर पे कह सकते हैं कि ट्रेड वॉर छिड़ चुका है अमेरिका और चाइना के बीच में। लेकिन देखा जाए यदि दोनों देशों का जिक्र करें तो अमेरिका भी एक बहुत ही पावरफुल देश माना जाता है और साथ ही यदि चाइना का बात करें तो चाइना भी एक बहुत ही पावरफुल देश माना जाता है। इन दोनों जो देशों के बीच में जो ये ट्रेड वॉर छिड़ा है वो किस हद तक जाएगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से देखा गया था कि अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ बढ़ाने का जो ये प्रक्रिया शुरू हुआ था, ये जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से चाइना पे जो बढ़ाया गया जो कुल टैरिफ का यदि हम जिक्र करें तो 84% तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ये ट्रेड वार का आगाज कह सकते हैं। साथ ही यदि हम नुकसान का यदि हम जिक्र करें तो यदि जितनी ज़रूरत अमेरिका को चाइना का है उतनी ही ज़रूरत चाइना को अमेरिका का है। तो कहीं ना कहीं इन ज़रूरतों के बीच में जिस तरह से ये ट्रेड वॉर छिड़ा है ये आगे किस तरह जाता है, इससे और भी देशों को कितना क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, किस तरह से आप इस टैरिफ वॉर को देख रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच जिस तरह से देखने को मिल रहा है, कितना प्रभाव इसका भारत पर पड़ेगा? देखिए मयूरी जी, ये समझिए ये जो टैरिफ वॉर है ये स्पेशली चाइना को टारगेट करके किया गया है। लेकिन जब इनिशियली दिया तो सारे देशों को दिया जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे। नतीजा क्या है, अमेरिकी जनता को एक मैसेज गया कि ट्रंप की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। यानी इनकी जो प्रोसेस है वर्किंग है वो ट्रांसपेरेंट है। इन्होंने कनाडा पे भी लगाया, इटली पे भी लगाया, इंडिया पे भी लगाया, लेकिन इन्होंने चाइना को टाइट किया कस के। क्योंकि सबसे बड़ा जो अमेरिका का व्यापार घाटा है वो चाइना से है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमूमन सबसे कम टैरिफ इंडिया को उन्होंने हिट किया है। चाइना पर जिस तरीके से वो एग्रेसिव हुए हैं और चाइना के काउंटर रिटेलरी जो उन्होंने टैरिफ लगाया उसके बदले में और टैरिफ लगाने की जो बात ट्रंप ने की है उससे ये स्पष्ट होता है
कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाइना की बढ़ती हुई आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक ताकत जी। से चिंतित है। इसलिए जिस तरीके से अमेरिका ने पिछले 25 सालों में रूस का जो है विघटन किया, रूस को तोड़ा, रूस को कमजोर किया, आर्थिक तौर पर रूस को पंगु बना दिया, बिल्कुल इसी तरीके से अमेरिका चाइना को भी कमजोर कर देना चाहता है। अब जाहिर है रूस के कमजोर होने से चीन बड़ा हुआ, अब चीन के कमजोर होने से इंडिया बड़ा होगा। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होने जा रही है। जिस तरीके से चाइना पर जो ट्रेड वॉर लगेगा, टैरिफ लगेगा, तो जाहिर है चाइना का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडिया, ब्राजील, मेक्सिको, कनाडा ऐसे कंट्री आगे आएंगे। और अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या, लेबर की दृष्टि से देखें, तो इन सब में भारत सबसे आगे होगा। तो भारत का ट्रेड जो है बढ़ेगा, तो भारत का शेयर मार्केट बिल्कुल। मनीष जी, किन सेक्टर्स में भारत को ज्यादा फायदा मिल सकता है? क्या हम तैयार हैं इस मौके को भुनाने के लिए? निश्चित रूप से तैयार हैं। अगर आज से कुछ सालों पहले जब प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया पॉलिसी चालू की थी, उसका पर्पज ये था कि आने वाले समय के लिए देश को तैयार करना। जैसे भारत में पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रवाद के नाम पर जो है लेफ्टिस्ट आगे बढ़े हुए थे, उसी तरीके से अमेरिका का यही हाल था। ट्रंप ने आकर वहां पर अमेरिकी राष्ट्रवाद क्रिएट कर दिया है। तो जाहिर है वो अमेरिका को बेस्ट एक बार फिर बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें सबको एक बार फिर नीचे लाना होगा। तो मैं समझता हूँ इंडिया इसके लिए बिल्कुल तैयार है। आपने देखा होगा, कल ही एप्पल की न्यूज आई है, एप्पल वाले कह रहे हैं कि अब हम इंडिया से आईफोन ज्यादा बनवाएंगे। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इंडिया की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंडिया में रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे, इंडिया में ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगा। जी। तो आज जो मार्केट परसों टूटा था वो रिकवर करेगा, अभी तो मार्केट बढ़ेगा। मैं तो हैरान हूँ ये देखकर कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया छोड़कर भाग रहे थे, मार्केट में लगातार सेलिंग कर रहे थे, अब वो सोच रहे होंगे उन्होंने क्या कर लिया, उनका तो नुकसान हो गया, उनका तो नुकसान होगा। वो इंडिया से बेच कर अमेरिका गए और वहां पर शेयर मार्केट क्रैश हो गया, इंडिया में रिकवर हो गया। तो खैर भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और मोदी के शासन काल में इसी 2029 तक इसके बड़े फायदे नजर आने लगेंगे। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत को इसका एक अच्छा फायदा मिल सकता है, जिस तरह से चीन को बड़ा झटका दिया गया है अमेरिका के तरफ से, तो क्या इस वक्त जो ये तनाव देखने को मिल रहा है, ग्लोबल तनाव, भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखिए, आर्थिक मामलों में कोई ग्लोबल तनाव नहीं होता। बस बात यह है कि जब आपका सामान कस्टम ड्यूटी देके बाहर निकलेगा तो आपकी ड्यूटी 100 की जगह 150 हो जाएगी। तो इसमें तनाव वाली कोई बात नहीं है, ये तो एक दूसरे रेसिप्रोकल है। और आप एक और बात समझिए, जो चीन का टैरिफ पे एजेंडा, अमेरिका का जो टैरिफ पे एजेंडा है, वो आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक है। और वो इसमें किसी भी सारे देशों से कलेक्ट करेंगे तो जाहिर उनका खजाना बढ़ेगा। आने वाले समय में हो सकता है वो अमेरिकन लोगों के लिए इनकम टैक्स का रेट कम कर दें। तो उसका नतीजा ये होगा, ट्रंप की अपनी राजनीतिक ताकत इंप्रूव हो जाएगी और जो उनका विश्वव्यापी विरोध है वो कम हो जाएगा। टेंशन कोई ना थी ना है, ये तो अपने अपनी व्यापारिक स्ट्रेटेजी है। मान लो कल कोई बर्गर बनाने वाली कंपनी अपने दाम घटा दे, दूसरी भी घटा दे, तो इसमें व्यापारिक रणनीतिक टेंशन है, लेकिन आमतौर पर कोई नॉर्मली कोई टेंशन विजिबल नहीं होती है। तो हम इसको टेंशन की दृष्टि से ना देखें, एक रणनीतिक चाल के तौर पर देखें। बिल्कुल मनीष जी, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ये वॉर देखने को मिल रहा है, टैरिफ वॉर, और जिस तरह से मनीष जी भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत इसका एक अच्छा फायदा उठा सकता है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के पास।
जी बिल्कुल, यदि भारत के लिए देखें तो जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ प्लान बढ़ाया है सभी देशों का, तो भारत भी उसमें शामिल है, लेकिन भारत में जो टैरिफ का जो रेट है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि महंगाई भारत में भी बढ़ेंगे, लेकिन यदि वहीं आज हलचल के बीच में आज देखें मयूरी, तो आज आरबीआई भी एक बड़ा घोषणा करने वाला है अपने पॉलिसी को लेकर के, जिसमें चाहे रेपो रेट की बात कर ले या फिर किस में कटौती किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा, उस पर आज आरबीआई भी एक बड़ा खुलासा करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए कह सकते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू टाइप पे कह सकते हैं। एक तरफ से जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया गया है और दूसरी तरफ से जिस तरह से चाइना पे ये ट्रेड वार की जो शुरुआत की गई है अमेरिका की तरफ से, तो जिस तरह से ये जो भारत में जो एक्सपोर्ट का जो काम है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। साथ ही यदि रोजगार का यदि हम जिक्र करें, तो जिस तरह से दूसरे देश को अब भारत आकर के अपने प्रोडक्ट की उत्पादन बढ़ाना होगा, तो उसमें रोजगार के भी अवसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि इससे महंगाई पे कितना कंट्रोल हो पाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देखा गया था कि जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया गया था उसके बाद से लगातार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, उसके बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, शेयर बाजारों में गिरावट हुए हैं। तो ये सभी चीजों को खास ध्यान में रखा जाएगा। और खास करके यदि आरबीआई का आज का यदि पूरा हम जिक्र करें, तो आज आरबीआई के लिए भी बहुत ही बेहद खास दिन रहने वाला है, क्योंकि वो आज कई मुद्दों पे अपना घोषणा करने वाला है। खास करके यदि हम देखें तो महंगाई पे, जीडीपी ग्रोथ पे, इकोनॉमी की स्थिति पे, इन तमाम चीजों पे आज वो अपना जो डेटा है वो साथ में वो शामिल करेंगे, और जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा वो इन तमाम चीजों का आज जानकारी देंगे। और साथ ही अब ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात रहेगी कि आखिर जो अभी ये ट्रेड वार की जो शुरुआत हुई है अमेरिका और चाइना के बीच में, हालांकि चाइना भी कमजोर देश नहीं है, क्योंकि वो भी एक बहुत ही ताकतवर देशों में आता है। और जिस तरह से अमेरिका ने उसका टैरिफ रेट बढ़ाया है, तो उस पर चाइना ने साफ तौर पे कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। तो वो चाइना का भी इंतजार करना पड़ेगा कि चाइना अमेरिका को इसका किस तरह से जवाब देती है। तो क्यों ना भारत को इस पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, चाइना का भी इसका जवाब देखने के बाद एक्शन लेना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यदि हम भारत की स्थिति का जिक्र करें, तो भारत भी एक मजबूत देश में अब गिना जाता है, चाहे वो सैटेलाइट की दुनिया में हो, आर्थिक व्यवस्थाओं की बात करें या फिर जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो भारत भी अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि सक्षम है इन तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ का आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से देश में रोजगार के जो अवसर हैं उसको बढ़ाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। और आने वाले समय में जिस तरह से ये ट्रेड वार की जो शुरुआत हुई है, इसमें भारत क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। दीपक हमारे साथ मनीष जी लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, भारत की विदेश नीति पर इस टैरिफ वॉर का कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या असर देखने को मिलेगा, और भारत को चीन और अमेरिका के बीच किस तरह से बैलेंस बनाना चाहिए? देखिए, अगर हम गहरी नजर से देखें तो अब तक मोदी सरकार की जो नीति रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल जी, उसमें कन्फ्रंटेशन की जगह रिकंसिलेशन रही है। चाहे वो कोई शाहीन बाग का मामला हो, कृषि आंदोलन का मामला हो, या अमेरिका से इस टैरिफ वॉर का मामला हो जी, उन्होंने कूल रहकर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो जिसे कहते हैं रिटेलिएशन की जगह रिकंसिलिएशन। तो रिटेलिएशन भारत नहीं कर रहा है, रिकंसिलिएशन कर रहा है। अपने कुछ टैरिफ इंडिया ने काउंटर घटा दिए हैं, जिसका मतलब साफ है कि भारत झगड़ा मोल लेने की जगह अपना फायदा देख रहा है। जिसे कहते हैं एक चतुर जो कंपनी सीईओ होता है, वो भी चतुर सीईओ की तरह अपनी रणनीति को सिंक कर रहे हैं अमेरिका की प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हिसाब से। नतीजा ये होगा कि भारत में ज्यादा बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी आएंगी, भारत में ज्यादा बड़ी मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बने तो जिंदगी भर के लिए भारत का जीडीपी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। इसलिए रिटेलिएशन के मोड में नहीं है, क्योंकि इंडिया का अभी कोई भी बड़ा देश दोस्त नहीं है। और अमेरिका से अमेरिका में जिस तरीके से ट्रंप से मोदी सरकार की दोस्ती है जी, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही रणनीति है, और भारत रणनीतिक तौर पर मेरे विचार में बिल्कुल ठीक रास्ते पर है। देश के बिल्कुल, और कहीं ना कहीं फायदा उठा सकता है भारत, इसका एक बड़ा फायदा यहाँ पर भारत को हो सकता है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो ट्रंप का झटका है वो चीन को दिया गया है, और चीन में इस वक्त तहलका मची हुई है।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जो आज भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा। 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है, अमेरिका से लाया जाएगा। दिल्ली मुंबई की 2 जेलों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। शुरुआती कुछ हफ्तों तक एनआईए की हिरासत में राणा रहेगा। पूरे ऑपरेशन की निगरानी एनएसए अजीत डोभाल ने की है। बता दें कि एनएसए गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने निगरानी की, जहां तस्कर ए तैयबा के एक्टिव मेंबर रह चुका है आतंकी राणा। तो आज भारत लाया जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीम उससे लेने अमेरिका पहुंची थी, अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा। 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड है ये, और तो अमेरिका से इसे लाया जाएगा। टीम अमेरिका इस वक्त पहुंची हुई है आज, जिसे भारत लाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली और मुंबई की 2 जेलों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां पहले से ही कर ली गई हैं। तो आज इसे लाया जाएगा और देखिए तैयारियां हैं वो पहले से कर ली गई हैं। 26/11 हमले का ये मास्टरमाइंड है। तो 26/11 हमले का ये पूरा मामला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने जान गंवा दी थी। अब देखिए जो मास्टरमाइंड है उसकी तलाश लगातार की जा रही थी। तो जो टीम है वो अमेरिका इस वक्त पहुंची हुई है लेने के लिए। तो भारत लाया जाएगा आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा को। 26/11 हमलों का ये मास्टरमाइंड है। तो अमेरिका से इसे लाया जाएगा। दिल्ली मुंबई की 2 जेलों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम पहले से ही किए गए हैं, और शुरुआती कुछ हफ्तों तक एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा। तो पूरे ऑपरेशन की निगरानी एनएसए अजीत डोभाल ने की है। एनएसए गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने निगरानी की। तस्कर ए तैयबा का एक्टिव मेंबर रह चुका है आतंकी तहव्वुर राणा। तो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, और देखिए इसी को आज दिल्ली लाया जाएगा। अमेरिका जो टीम है वो पहुंची हुई है, और इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अभी से किए गए हैं। और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से तहव्वुर राणा को आज दिल्ली लाया जाएगा? किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि तहव्वुर राणा को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जा चुकी है। दिल्ली के जेलों में तैयारियां कर दी गई है, वहीं मुंबई के जेलों में भी पूरी तरह से तैयारियां किया जा चुका है, क्योंकि तहव्वुर राणा को भारत लाने के बाद सबसे पहले एनआईए को सौंपा जाएगा, और कुछ दिन तक वो एनआईए के कस्टडी में रहेगा और उससे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि 26/11 हमले का जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो तहव्वुर राणा है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि ताज होटल पे हमले हुए थे, 174 लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई थी, साथ ही कई लोग उस हमले में घायल हुए थे। उसके बाद से ही लगातार तहव्वुर राणा को भारत लाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब उसको अमेरिका में गिरफ्तारी किया गया था उसके बाद से वो लगातार अमेरिका में था। उसके बाद जब 2020 में देखा गया था कि भारत की तरफ से एक पिटीशन डाला गया था, उसके बाद से ही भारत तहव्वुर राणा की कस्टडी का डिमांड करते हुए नजर आ रहा था। लेकिन कई प्रक्रिया के बाद, कई सालों के बाद ये अब पूरा हो चुका है। और आज का यदि हम जिक्र करें तो यहाँ की जो टीमें हैं भारत की, वो अमेरिका जा पहुंची है, और वहाँ का जो औपचारिक प्रक्रिया है वो भी लगभग पूरा किया जा चुका है। और उम्मीद किया जा रहा है कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक तहव्वुर राणा भारत आ जाएगा, और भारत आने के बाद सबसे पहले उसको दिल्ली के जेल में रखा जाएगा, जहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। उसके बाद उसे फिर मुंबई ले जाया जाएगा, और जब उसको एनआईए को सौंपा जाएगा, क्योंकि एनआईए सबसे पहले पूरे जांच करेगी, उससे पूछताछ करेगी, और उसके पीछे के और भी जो कारण है उसका भी वजह खंगालेगी। क्योंकि यदि हम तहव्वुर राणा का जिक्र करें तो वो पाकिस्तानी आतंकवादी है, जो पाकिस्तान के कई ऐसे आतंकी संगठन में वो शामिल रहा है। और भारत में जिस तरह से हमले हुए थे उसके पीछे जो प्लानिंग किया गया था, उससे पहले वो भारत पहुंचा था, और हमले से 5 दिन पहले वो एक होटल में मुंबई में रुका हुआ था। और उसके साथ साथ एक अमेरिका का भी एक आतंकी था, उसको भी वो भारत लाने में काफ़ी मदद
किया था। तो इन तमाम चीज़ों की जो जिक्र है वो अब किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि तहव्वुर राना जब भारत आएगा और उसके बाद जो न्यायिक प्रोसेस जो शुरू हो जाती है तो उसकी जो सजा तय की जाएगी वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि देखा गया था कि जब अमेरिका में चर्चाएं चल रही थी तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 26/11 के जो हमलावर है तहव्वुर राना, उसको सजा देने का अधिकार भारत का है और जो न्यायिक प्रोसेस है वो भारत में किया जाएगा और तहव्वुर राना को भारत सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहता है और साथ ही बिल्कुल दीपक, एक जो लंबा इंतजार था वो आज खत्म होने वाला है। मास्टरमाइंड को भारत लाया जाएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जानकारियों के लिए। और देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। पहले से ही 2 जेलों में जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आवाज 10 लाख की हो जाए तैयार, खोज रहा है भारत समाचार आवाज 10 लाख की। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गायकी का 1 मिनट का वीडियो इस नंबर पर 9151800961। और चलिए अब बात करेंगे अमरोहा की, जहां अमरोहा से हैरान करने वाला मामला सामने आया। 3 बच्चों की मां शबनम ने पति को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद 12वीं के छात्र शिवा से शादी रचा ली। शादी के बाद शबनम ने नाम बदलकर शिवानी अपना नाम रख लिया। देखिए, धर्म परिवर्तन शबनम ने किया और अपना नाम बदलकर अब शिवानी रख लिया है। अनोखा मामला ये देखने को मिला है। अमरोहा का ये पूरा मामला है जहां 3 बच्चों की मां है शबनम और शबनम ने अपने पति को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद इसने 12वीं के छात्र शिवा से शादी की है। शादी के बाद शबनम ने अपना नाम बदला है और नाम बदलकर अपना नाम शिवानी रखा है। तो अमरोहा का ये पूरा मामला है। जो शबनम है वो अब शिवानी बन चुकी है। लव मैरिज काफी टाइम पहले से बात चल रही, 6-7 महीने से। अच्छा। तो उसके ऊपर रही थी। अच्छा। हाँ, वो हमने शादी कर ली है और कोई दिक्कत नहीं है और किसी को और को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप खुशी से रहने आराम। जी बताइए। मेरा पहला नाम शबनम था लेकिन अब मेरा नाम शिवानी है और मैंने इनसे शिवाजी से शादी कर दी है और मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। कोई भी मेरी जिंदगी में कोई दखलंदाजी ना करे। तो देखिए, शादी के बाद शबनम ने अपना नाम बदलकर शिवानी रख लिया है। लंबे समय से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों ने अब शादी की है। वहीं मेरठ के सौरभ हत्याकांड का खुलासा होने के बाद देश भर में पतियों को धमकाने की खबरें तेजी से बढ़ी हैं। इसी तरह एक मामला उत्तर प्रदेश के बांदा से सामने आया। यहां एक महिला ने अपने शरीर पर अपने आशिक का नाम गुदवाया। वहीं जब उसके पति ने आपत्ति की तो उसे 30 टुकड़े कर ड्रम में भर देने की धमकी दी। यही नहीं, आरोपी महिला अब अपने पति पर जमीन जायदाद बेचकर रुपए देने का दबाव बना रही है। पीड़ित पति ने इस संबंध में पुलिस से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो बांदा का ये पूरा मामला है। देखिए, लगातार जो ये मामले हैं वो देखने को मिल रहा है। एसपी साहब के यहाँ दरखास्त देने आया था। घर की औरत से परेशान। क्या परेशानी? वो दूसरे से संबंध बना लिया है। 5 तोला सोना, 2 लाख रुपए, 1 किलो चांदी घर से ले गई है। जान मारने की धमकी दे रही है। कह रही है मेरठ में 15 टुकड़े हुए हैं, तुम्हारे 30 टुकड़े करके ड्राम में भर दूंगी। रात में मतलब दिया गया, गिरवा थाना से संबंधित है, पारिवारिक इनका आपसी रंजिश चल रही है। तो उसी को देख के एसएचओ गिरवा को निर्देशित किया गया कि निष्पक्ष जांच करते हैं, जो विधिक कार्रवाई उचित बनती है उसको करें और जो भी सच्चाई सामने आएगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाए। तो देखिए, पुलिस को पति ने तहरीर दी है और न्याय की गुहार जो है वो लगाई गई है। बांदा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
और खबर फतेहपुर से है, जहां तीरे हत्याकांड के अभियुक्तों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी। अस्पताल में भर्ती है। प्रेमनगर बुधवन मार्ग पर बरकतपुर के पास ये मुठभेड़ हुई है। कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, कार, मोबाइल बरामद किए गए। तीरे हत्याकांड में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एसपी धवल जायसवाल ने पूरे मामले की जानकारी दी है। हदगांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो तीरे हत्याकांड में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए। काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। एसपी धवल जायसवाल ने मामले की जानकारी दी है। हदगांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव का ये पूरा मामला है, जहां कल ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। और देखिए, इस मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो फतेहपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देखिए, इस मामले में 4 जो आरोपी हैं अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस, कार और मोबाइल बरामद की गई है। बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। 3 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी धवल जायसवाल ने मामले की जानकारी दी है। और एसपी धवल जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। इस मामले में अभी तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या पूरी जानकारी, किस तरह से इनके इनपुट मिले? जैसा कि आपको पता है कि थाना हदगांव क्षेत्र में जो घटना हुई थी हत्या के संदर्भ में, उसमें पुलिस के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 6 जिसमें मुख्य आरोपी थे, नामजद आरोपी थे, उसमें से आज सुबेरे 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आरोपी पीयूष और सज्जन हैं, जिनको गोली लगी है और उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। और इसके अलावा 2 अन्य आरोपी भूपेंद्र और सुरेश हैं, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से जो 4 मुख्य आरोपी थे, उसको पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है और बाकी अन्य विधिक कार्रवाई यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, अभी इस मामले में 6 आरोपी हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं। 4 की गिरफ्तारी अभी हुई है, 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है? हुई है, उनकी भी तत्काल हम लोग गिरफ्तारी करवा देंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। जनपद फतेहपुर में थाना हदगांव क्षेत्र में हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही साथ बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना घाघा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था, वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें बैठे अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर पर मायावती ने पोस्ट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहपुर मामले को लेकर देखिए, मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी में आए दिन छोटी बातों पर शोषण हो रहा है, लोगों का शोषण, उत्पीड़न आदि हो रहा है। मायावती की तरफ से कहा गया है, फतेहपुर के किसान परिवार के 3 ठाकुरों की हत्या हुई, एक दलित व्यक्ति की हत्या की गई। मायावती ने कहा है, जिससे लोगों में काफी दहशत व्याप्त है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। तो कार्रवाई की मांग मायावती की तरफ से की गई है। पीड़ित परिवार को समय से न्याय पर ध्यान दें। तो देखिए, मायावती ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कार्रवाई की मांग जो है वो मायावती की तरफ से की गई है। फतेहपुर का ये पूरा मामला, जहां ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया था, और इस मामले को लेकर मायावती की ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो फतेहपुर का ये पूरा मामला था। 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था।
और खबर दिल्ली से है, जहां आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। कटौती के बाद रेपो रेट अब 6% कटौती से घर और कार की ईएमआई घट सकती है। बैंक के ब्याज दरों में कटौती होगी। टैरिफ वॉर के बीच ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। महंगाई की आशंकाओं के बीच आरबीआई का अहम फैसला। लगातार दूसरी बार आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो टैरिफ वॉर के बीच ये फैसला बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महंगाई की आशंकाओं के बीच आरबीआई का अहम फैसला। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।